फिर से 2 लाख रुपए महीना मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह बर्तानिया में भी, अमेरिका में भी। पाकिस्तान में कितनी है? 15,000। पाकिस्तान में है 15,000 रुपए। ठीक, अब ये याद रख लें, यहां 15,000 रुपए महीना कम से कम तनख्वाह है। अमेरिका में और यूरोप में 2 लाख रुपए महीना कम से कम। अब ये देखें, दूध यहां बिक रहा है 100 रुपए लीटर, और वो नेस्ले का कितना बिक रहा है? 100। नेस्ले का 1 लीटर का दूध 130 रुपए, 130 रुपए लीटर नेस्ले का। अब अमेरिका में और बर्तानिया में दूध कितने का बिकता है? बर्तानिया में 1 लीटर दूध 40 रुपए का है। अमेरिका में 60 रुपए लीटर है। जिधर 2 लाख रुपए कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज है, वहां आप देखें कि वो अपने लोगों के लिए सस्ता करते हैं जो चीजें आम आदमी के लिए जरूरी है। तो एक जगह 40 रुपए लीटर, एक जगह 60 रुपए। पाकिस्तान में नेस्ले का कार्टन 130 रुपए लीटर का बिकता है, जिधर सिर्फ 15,000 रुपए कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज है। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये है, जब करप्शन होती है एक माशरे में तो इंसानों से ये होती है, आप गरीब हो जाते हैं, कौम गरीब हो जाती है, कौम की दौलत कम हो जाती है। ये जो कैसे पानी देना है इंशाल्लाह, वो हमारी पूरी पॉलिसी आ रही है। पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं सबसे पहले तो आप खुशामदीद कहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे मेंशन में आए, की टीम आई। आप मियां वाजिद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, और माशाल्लाह भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी हमने देख ली हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तकरीर पहले शुरू करता हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो एबीसी में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। क्योंकि अब तक पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी वो तहरीक नहीं चला सकती थी। अब तक हम बंद कमरों में सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करते थे, बातें करते थे। अब पहली दफा वो जमातें इकट्ठी हुई हैं जो अमली तौर पे जद्दोजहद करने के लिए तैयार हुई हैं, और जिसका पहला जलसा इंशाअल्लाह 9 अगस्त को क्वेटा से शुरू होगा। ये तहरीक का आगाज होगा, बल्कि इंग्लैंड में तहरीक का आगाज हो चुका है। आप पहले लोग हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए। और वैसे मियां साहब, आपको एक मैं बात कह दूं कि जनरल मुशर्रफ आप पे काफी मेहरबान रहा है। सुन ले मेरी बात, वो मेहरबान ऐसे रहा है कि उसने आपकी पार्टी के सारे 2 नंबर लोटों को उठा के काफली पे डाल दिया। यानी कि उसने वो काम किया आपकी पार्टी के लिए जो आपको एसेट्स बियॉन्ड मींस, उसके अंदर गिरफ्तार भी रहे, और वो पेंडिंग केस है उनके ऊपर उसका जवाब भी उन्होंने देना। आजम स्वाति साहब के ऊपर मुकदमा मौजूद है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। हलीम आदिल शेख, अभी ताज़ा तरीन मामला उनके भी चल रहे हैं। 257 एकड़ मलीर के अंदर ज़मीन है, तो अगर कोई चाइना कटिंग करता था और ज़मीनों पे कब्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM वाले करते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे पे इल्ज़ाम हो तो फ़र्क तो ना हुआ, फिर फ़र्क तो नज़र आना चाहिए। महमूद खान चीफ मिनिस्टर, उनके मालूम जब्बा का केस। अजमल वजीर साहब अभी हटाया गया, उनको एक ऑडियो क्लिप आ गई थी, और अगर शर्जील इनाम मेमन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो मीडिया के एडवर्टाइजिंग के पैसे में से उसने पैसा बनाया है, तो फिर ये इल्ज़ाम क्या है, इसको कब पकड़ा जाएगा? मेरे ख्याल में शर्जील ने तो काफ़ी जेल काटी है। सिप्तैन खान पकड़े गए, 2.5 मिलियन वो मिनरल डिपॉजिट्स की सेल का एक मुकदमा, जिसमें कहा जाता है कि वैल्यू अरबों में थी, बेचा कौड़ियों में। परवेज़ खटक साहब
मिस यूज़ ऑफ पावर एज चीफ मिनिस्टर। और बीआरटी का जवाब तो शायद इस सदी में तो ना मिले, हमारी आइंदा नस्लें शायद उस अगर वो बन गई कभी तो उसका जवाब भी सुन पाएँ कि क्या बना उस मोटरवे के साथ, मेट्रो के साथ। खुसरो बुख्तियार साहब, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई उनके भाई की तरफ उंगलियां उठी, और उससे पहले नैब के पास एक पेंडिंग केस है जिसके ऊपर इमरान खान जब चाहे नैब वालों से पूछ सकते हैं कि वो शुगर मिलें बनी कैसे थी 2000 मुशर्रफ दौर से लेकर उसके बाद जब वो 3 शुगर मिलें बनी, कभी उसका भी जवाब पूछे नैब वाले, हो सकता है सच बोल पड़े, कभी बता ही दें। रज़ाक दाऊद साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनको मिले और ख़ास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मिसाल दी जाए तो वो 309 अरब का जो मंसूबा है उनके वज़ीर भी हैं, मशीर भी हैं और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। नदीम बाबर साहब, बदतरीन एग्जांपल अगर देनी हो ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो उसमें वो पूरे उतरेंगे। अभी रिसेंटली जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर क्राइसिस आया उसके ऊपर उनका नाम है, एक लंबी फहरिस्त है कि उनकी कंपनियां एनर्जी सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर क्या क्या काम करती हैं। असद उमर साहब उस ईसीसी को हेड करते थे जिसने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, और FIA वालों ने कहा कि इस एक्सपोर्ट की इजाज़त देने के बायस मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ी, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि 100 अरब रुपया शुगर मिलर्स ने कमाया। जवाब कौन देगा? नूरुल हक कादरी साहब, अपने दोस्त को प्लाजा दे दिया। साहब के दौरे हुकूमत के कारनामों में से जो सबसे बड़े कारनामे अगर आप गिने तो उनमें से एक ये था कि कराची के अंदर अमन पैदा हुआ। कराची के अंदर वो अनासिर जिन्होंने तबाही फेर रखी थी, जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए एक दूसरे को कत्ल करते थे, जो स्मगलिंग भी करते थे, कब्जे भी करते थे, चाइना कटिंग भी करते थे, सियासतदानों के कहने पे भी कत्ल करते थे, और पॉलिटिकल पार्टीज के ईमा के ऊपर कई दिन मोर्चा तन होकर आपस में लड़ते थे, हत्यागोरी करते थे, अगवा करते थे, टारगेट किलिंग करते थे। उन सारे लोगों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। जनरल राहील शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया कि इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। मियां साहब के आने से पहले यह ऑपरेशन शुरू हो चुका था 2012 में, लेकिन 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो मियां साहब ने इस ऑपरेशन को तेज करवाया। पीपल्स पार्टी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो ताल्लुकात उनके साथ बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की कई शिकायतें थी, कई मरतबा उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में ये शिकायत हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी किसी न किसी तरह साथ चलाया बतौर अपोजिशन, और किसी न किसी तरह इस ऑपरेशन को भी कंटिन्यू रखा। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की एक समझदारी थी। एक तरफ चौधरी निसार अली खान जैसा एक हार्ड हिटर आदमी था जो किसी की बात नहीं सुनता था, और उन्होंने तय कर दिया था कि तमाम मुल्जिमान को, मुजरिम जितने भी हैं उन सबको एक कटहरे में लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब थे जो मसलियत से काम भी लेते थे और ऑपरेशन भी करते थे और अमन के लिए कोशिश भी करते थे। तो इसलिए ये एक कामयाब ऑपरेशन कहा जा सकता है। कराची के हालात अगर बेहतर हुए हैं तो उसमें पिछले दौरे हुकूमत और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज का तो हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर, जी 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 प्लीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विसाल, ये खातमुन नबीयीन, मैं ये नहीं हूं कि जो न कह न सकूं। खातमुन नबीयीन सरवरे सरकारे मदीना नहीं, सरकारे कायनात खातमुन नबीयीन, जिस तरह उसने कहा है। खातमुन नबीयीन हमारा जो रेज़ादात जो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका ये नाम सही नहीं ले सकता। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। सबको आपको एहतियात करनी चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि कई दफ़ा जब लोग बाहर की टेलीविज़न देखते हैं और दुनिया में मुल्कों में क्या हो रहा है तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है, यहाँ पर पहुंच गया है। आपने बीआरटी पर क्यों स्टे लिया हुआ है अगर आप करते हैं? हाँ, आपने क्यों फॉरेन फंडिंग केस पे क्यों स्टे लिया हुआ है? आप तो करप्ट नहीं है, फैसला होने दो ना। क्यों? पता है ना, घर जाना पड़ेगा। आटा चोर चीनी चोर कौन है पता है ना? अच्छा, शेर को मुखातिब करता हूँ, वो सारे चुप हो गए, आपको करता हूँ। सर अभी आटा चोर चीनी चोर क्यों है पता है ना? राइट पे देखो तो चीनी चोर, नाअहल तरीन चीनी चोर, लेफ्ट पे देखो तो आटा चोर।
वजीर आजम को इन्वेस्टिगेशन क्यों करानी है? अपने राइट हैंड पे देखे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे देखे, बोलो दोनों को गिरफ्तार करो, बहरान ठीक हो जाएगा। वो बहरान ने खत्म ही हो जाना है। आपने तहकीकात किस चीज की करानी है? आपने अभी तक किया क्या है? कहाँ गए आपके 100 करोड़ नौकरी से? कहाँ गया आपके वो लाखों डॉलर जो बाहर से आएंगे? 50 लाख घर कहाँ गए? आपको तो लेने के देने पड़े हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए। गुर्बत से खुदा की कसम लोग फाका कश हो रहे हैं। और इतनी जटाई से ये झूठ बोलते हैं, ये जमात इतनी जटाई से झूठ बोलती है। अब ये होगा, ये होने वाला है। इनमें से किसी वजीर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया है। वो कह रहे हैं हमारा टारगेट है, और एक कह रहा है हमारा ड्रीम है। भाई ये ड्रीम तो हूरों वाला भी था, क्या ये वही है? ये तो इंजेक्शन लगा के ड्रीम देखने लग जाते हैं। कौम की हालत का इनको क्या पता? गली कूचे में तो ये जाते नहीं। अब एक कहता है हमारा ख्वाब है कि हम ये करेंगे, और दूसरा कहता है हमारा टारगेट है हम ये करेंगे। होना कुछ नहीं है इनसे, होना इनसे कुछ नहीं है। की कसम, इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है, जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते हैं घास गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते हैं इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए, चर्च पे खत्म। कोरोना ने सारी दुनिया को तब्दील कर दिया, सवाए हमारी कुप्पीतानी हुकूमत। जहां पूरी दुनिया ने इफेक्टिव लॉकडाउन से कोरोना को काबू करने की कोशिश की, वहीं पे हमारे कुप्पीतान ने लॉकडाउन की नाकामी का जिम्मेदार भी अवाम को ठहरा दिया। मतलब कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जी जनाब, जागते रहना ते कुप्पी तानते ना रहना। कॉफी से याद आया, ओ मुख्तारिया, कॉफी पिएगा? पैसे नहीं है, बहुत महंगी हो गई है। तो क्या हुआ, कर्जा लेके कॉफी पी लेते। जी जनाब, जब से मियां साहब की वो कॉफी वाली तस्वीर वायरल हुई है, हमारे रोंदे यूथिया तो कुप्पीतान की तरह तख्ते तवे पे बैठे। आधे यूथिया तो ये कह रहे हैं कि अगर मियां साहब के पास कॉफी पीने के पैसे हैं तो क्या हुआ, उनके पास कॉफी पीने का एनआरओ तो नहीं है। और आधे यूथिया ये हिसाब लगाने में मसरूफ है कि उस कॉफी की कीमत क्या हो। और एक यूथिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मियां साहब इतनी महंगी कॉफी ना पीते तो आज पाकिस्तान में हम उन पैसों से 2 डैम बना लेते। और मुराद सही से तो अपनी अगली तकरीर भी तैयार कर ली है। हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और 600 अरब 70 करोड़ 2,84,271 रुपए की लूटी हुई करप्शन की कॉफी वापस लाई। आधी एमएफए की मुंह पे मारेगी और आधी नटिया गले में जाके पी। वैसे बजट से याद आया कि जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है, ये कुप्पीतान पहाड़ पे क्यों चढ़ रहा है? ओह हाँ, ये हो सकता है कि पहाड़ पे चढ़ के हिसाब किताब करना थोड़ा आसान हो जाता हो। वैसे जो ज्यादती हिसाब के साथ इन तब्दीली ज़ादों ने कर दी है ना, अखीर हो गई है। आई स्वेयर, अखीर। देखा आपने कैसा बजट और बजट ही हो गया हमारा कुप्पीतान। एक बात वैसे माननी पड़ेगी, सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बड़ा लकी भी है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तभी तो कुदरत ने कोरोना का कासा हाथ में पकड़ा दिया। भाई मार्केट में क्या क्या स्टाइल इंट्रोड्यूस कराए हैं भाई ने भीख मांगने के। मुझे तो ये लगता है कि सड़क पे घिसट घिसट भिखारियों से भीख मंगवाने वाला भिखारी माफिया भी कानों को हाथ लगाता होगा कि नहीं भाई, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ डॉक्टर जफर मिर्जा जो काम को समझाते जा रहे हैं, नो मिलो बच्चा, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना बुला नहीं होता, कोरोना से बहुत अच्छा होता है, जल्दी से अपने आप को कलवा ले, अगर आप बच गए तो सब ठीक हो जाएगा, वरना मर जाएंगे, इतनी सी तो बात है।
ये पॉलिसी है हमारी तब्दीली सरकार कि कोरोना के नाम पर भीख मांगो, लेकिन हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दो और गरीबों को, बेचारों को हर्ड इम्यूनिटी के नाम पे मरने दो। जो मर गए वो तो मर गए, और जो बच जाएंगे वो होंगे नए पाकिस्तानी। आई स्वेयर, ऐसे ऐसे जाहिल वजीर हैं, ऐसे ऐसे निकम्मे मुशीर हैं कि कुछ पता नहीं। कुछ दिनों में एक वजीर आकर हमें ये बताए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा तजुर्बा किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, साइंसी तजुर्बा, जिससे हेल्थ की दुनिया में एक इनकलाब आ जाएगा। पता ये चला है कि अगर कोरोना पे पाउडर डाल दिया जाए तो कोरोना मर जाता है, नहीं तो कम से कम 8 घंटे तक नजर तो नहीं आता। और ये भी हो सकता है कि किसी दिन कोई वाडा शाडा आकर हमें ये बताए कि एक कोरोना को 4 बमों से उड़ाया जा सकता है। इसीलिए शायद बजट में बंदूकों और बमों के पैसों में इजाफे की तजवीज पेश की गई, या कुछ भी हो सकता है। ये नया पाकिस्तान है भाई, कोई मजाक तो नहीं। खैर दोस्तों, अगर मेरी तरह आपके नसीब में भी कुप्पी तान जैसा अजीम लीडर नहीं है तो अपनी बदकिस्मती से घबराइए ना, मेरी तरह खुद ही अपनी हिफाजत कीजिए। जी हाँ, आई एम सीरियस अबाउट दैट। स्टे एट होम, बी सेफ। प्लीज अपना ख्याल खुद रखिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जागते रहना, कुप्पी तानते ना रहना। वो उन्हें दिखती है, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर, दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर, आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों, पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ देखें इनका ये। हाँ, इनको उनकी तकरीर पसंद आती जो बोलते हैं जर्मनी और जापान साथ है, जो बोलते हैं इंजेक्शन लगाओ उड़े देखो, जो बोलते हैं चरस की हीरोइन की फैक्ट्री लगाओ नौजवानों को रोजगार दो, जो बोलते हैं दूध भैंस से ज्यादा निकालोगे जबरदस्ती कैसे निकाले भाई, जो बोलते हैं दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो बोलता है कब्र में रात को इंसान को सुकून कब्र में मिलता है। ये जो वो टैगोर के और उस पे मिक्स कर देता है दानिश्वरों के फलसफे, वो सर खुदा की कसम, जो 1 अरब दरख्त लगा लेता है और जो 12 मौसम साल के पैदा कर लेता है, ये आदमी अपनी नौयत का, अपनी नस्ल का एक ही आदमी है पूरी दुनिया में। इसको अभी से वर्षे में रखो, इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ सर, कसम से भाग गया तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। इसको अभी से अजायब घर में रखवाओ, क्योंकि ऐसी बातें करने वाला इस तरह का नमूना दोबारा नहीं मिलेगा। तो